हेलो स्टूडेंट, आज के वीडियो में हम लोग क्या देखेंगे लोग, जो मेटल नॉन मेटल वाला जो चैप्टर जो पार्ट छूटा हुआ था वो आज इस वीडियो में हम लोग क्या करेंगे लोग, कवर कर लेंगे लोग। ठीक है, तो ये सेकंड पार्ट रहेगा हम लोग का मेटल नॉन मेटल का सभी क्लास के लिए। चलिए तो देखिए धातु की अम्लीयता। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं लोग धातुओं की अम्लों से अभिक्रिया। जब धातु अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या क्या होता है, तो देखिए फर्स्ट नंबर देखा जाए, सभी धातु तनु अम्ल से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस तथा धातु लवण निर्मित करता है। ठीक है, जैसे में क्या आप लोग के सामने ये रहा, देख पा रहे हैं लोग कि धातु है। ठीक है, ये आप लोग के सामने ये क्या है बाबू, चलिए धातु प्लस में तनु अम्ल, ये रिएक्शन करके कहाँ जा रहा है बाबू, तो धातु लवण और हाइड्रोजन में क्या होता है, निर्माण होता है इसका। ठीक है, और आगे चलते हैं। चलिए एक चीज़ देखिए, सोडियम तथा पोटेशियम धातु अम्ल के साथ अत्यधिक तीव्रता से अभिक्रिया करती है। ठीक है, याद रखिएगा लोग, सोडियम तथा पोटेशियम धातु अम्लों के साथ अत्यधिक तीव्रता से क्रिया करती है। यहाँ पे आप लोग को नोट में कुछ लिखा हुआ है, इसको थोड़ा ध्यान से देखते हैं लोग। देखिए धातु नाइट्रिक्स अम्ल के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित नहीं करती है, क्योंकि HNO3 एक प्रबल, अब यहाँ पर HNO3 यहाँ पे है, एक प्रबल ऑक्सीकारक है जो उत्पन्न H2O को ऑक्सीकृत कर जल में परिवर्तित कर देता है एवं स्वयं नाइट्रोजन के किसी ऑक्साइड में उपचयित हो जाता है। ठीक है, अब नाइट्रोजन या फिर इसमें हो जाए, चाहे इसमें हो जाए, चाहे इसमें हो जाए, ये अपचयित हो जाते हैं लोग। ठीक है, लेकिन इसी का देखिए क्या बोला है, लेकिन मैग्नीशियम एवं मैग्नीज अति तनु HNO3 के साथ अभिक्रिया कर हाइड्रोजन H2 गैस उत्सर्जित करती है। ठीक है, समझ गए लोग। नेक्स्ट देखते हैं लोग, अब क्या बोल रहा है कि विभिन्न धातु की तनु अम्लों के साथ जैसे HCl क्रिया करके की दर निम्नलिखित होती है। ठीक है, अलग अलग जो धातुएं होते हैं उनके तनु अम्लों के साथ अलग अलग क्रियाएं करती है। ठीक है, अब जैसे Mg, ठीक है, Al, Zn, Fe, कॉपर तनु HCl साथ अभिक्रिया नहीं करती है। ये वाला पॉइंट आप लोग को याद होना चाहिए। चलिए ये देखते हैं लोग, धातु की लवण विलयनों के साथ अभिक्रिया। ठीक है, धातु के लवण विलयनों के साथ अभिक्रिया। ठीक है, ये आइए देखते हैं लोग। तो देखिए क्या कह रहा है, अधिक अभिक्रियाशील धातु अपने से कम अभिक्रियाशील धातु को उसके यौगिक के विलयनों से विस्थापित कर देती है। ठीक है, अधिक अभिक्रियाशील धातु अपने से कम अभिक्रियाशील धातु को उसके यौगिक के विलयनों से विस्थापित कर देती है। उदाहरण के लिए यहाँ पे दिया गया है, देखिए उदाहरण के लिए देखिए, आयरन सल्फेट के विलयन में जिंक की छड़ डालने पर जिंक धातु आयरन सल्फेट के विलयन से आयनिक को विस्थापित करके जिंक सल्फेट बना देता है। ठीक है, आयरन सल्फेट क्या होता है बाबू, विलयन में जिंक की छड़ डालने पर जिंक धातु आयरन सल्फेट के विलयन से आयरन को विस्थापित करके जिंक सल्फेट का निर्माण कर देता है या बना देता है। ठीक है, ये पॉइंट। अगला पॉइंट देखिए क्या है, चलिए अगला पॉइंट देखिए, धातु की सक्रियता। अब देखते हैं लोग धातु की सक्रियता में क्या क्या है। तो देखिए इसमें क्या बोल रहा है कि सक्रियता श्रेणी वह सूची है जिसमें धातु की क्रियाशीलता को अवरोही क्रम मतलब घटते क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। वे धातुएं जो हाइड्रोजन से ऊपर उपस्थित होती हैं, रुकिए इनको ऊपर ले जाएंगे, उपस्थित होती है सक्रिय धातु जैसे KNCCA, तथा वह धातु जो हाइड्रोजन से नीचे स्थित होती है वो अक्रिय धातु होती है। ठीक है, अब यहाँ पर एक ग्राफ आप लोग के पास है, इसको हटा दीजिए, उसके बाद आप लोग देखिए। ये थोड़ा इसको नीचे, हाँ अब इनको हटा दीजिए। अब देखिए ये, हाँ ये वाला ही चीज़ आप लोग को बताना था। तो देखिए सबसे अधिक अभिक्रियाशील किस में होते हैं, तो ये थोड़ा सा ये देख लीजिए लोग, ये पोटेशियम। ठीक है, अब इनका नाम लिखने से ज़्यादा वीडियो बन जाएगा। पोटेशियम हम इनका नाम ही बता देते हैं, आप लोग को याद होना चाहिए सब चीज़ का नाम। पोटेशियम है, चलिए पोटेशियम हो गया, सोडियम हो गया, इसको एक मिनट, ये पोटेशियम, सोडियम, ठीक है, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक,
जिंक के बाद आयरन, चलिए इसको और ऊपर चलिए, आयरन, आयरन के बाद ये आप लोग के सामने ये लेड हो गया, जिसको सीसा ही बोलते हैं लोग, ठीक है। अब देखिए इसके ऊपर वाला जो भी है लोग धातु है, ये क्रियाशील होते हैं लोग ज़्यादा, और इसके वाले थोड़ा कम क्रियाशील होते हैं लोग, ठीक है। जैसे ऊपर आप लोग यहाँ पे पढ़े हैं लोग, देखिए क्या है, सबसे अधिक क्रियाशील, और जितने ऊपर वाले हैं लोग ना, ये सबसे ज़्यादा अभिक्रियाशील वाले हैं लोग, ठीक है। और हाइड्रोजन से नीचे थोड़ा सा कम, सबसे कम अभिक्रियाशील वाले ये हैं लोग, ठीक है। अब जैसे देखा जाए तो हाइड्रोजन, जैसे कि ये हो जाएगा आपका क्या, कॉपर हो जाएगा, ओके इसको अंडरलाइन करने दीजिए, ये कॉपर हो जाएगा, है मरकरी या पारा, मरकरी या पारा, देखिए पारा, मरकरी या पारा हो जाएगा, ठीक है। ये सिल्वर हो जाएगा और ये गोल्ड हो जाएगा। ये क्या है, कम अभिक्रियाशील वाले हैं लोग, ठीक है। और सबसे अधिक अभिक्रियाशील वाले कौन है, तो हाइड्रोजन से जो ऊपर हैं लोग, ठीक है, जो हाइड्रोजन से ऊपर हैं लोग, इससे ऊपर हैं लोग वो। चलिए आगे चलते हैं लोग, चलिए अब देखिए नोट, देखिए क्या कह रहा है कि हाइड्रोजन में भी आध्यात्मिक गुण पाए जाते हैं, परंतु इसकी विद्युत धनात्मक होने के कारण इसे सक्रियता श्रेणी में रखा जाता है। मतलब कहने का मतलब हाइड्रोजन में आध्यात्मिक गुण पाए जाते हैं, परंतु इसकी विद्युत धनात्मक होने के कारण इस सक्रियता श्रेणी में रखा जाता है। इसे देखिए, इसे सक्रियता श्रेणी में रखा जाता है। अब आइए ये धातुओं के साथ अभिक्रिया, ठीक है। धातुओं की अधातुओं के साथ अभिक्रिया, जब धातु अधातु के साथ अभिक्रिया करवाया जाता है तो क्या क्या होता है, देखते हैं लोग। तत्व की अभिक्रियाशीलता संयोजकता कोष को पूर्ण करने की प्रवृत्ति के रूप में समझी जा सकती है। अब ये देखिए संयोजकता आप लोग को निकालना हम बहुत जल्दी सिखा देंगे आप लोग को, संयोजकता कैसे निकालते हैं लोग, ठीक है। उसमें ऑर्बिट के बारे में देखा जाएगा। चलिए अब क्या बोल रहे हैं, धातु के परमाणु संयोजकता कोष में इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ऋणायन गैस बनाते हैं लोग। अधातु क्या बोल रहा है, तत्व तो पता चल गया आप लोग को, तत्व की अभिक्रियाशीलता संयोजकता कोष को पूर्ण करने की प्रवृत्ति के रूप में समझी जा सकती है। पहला तो ये रहा पॉइंट तत्वों के लिए। अधातु के लिए देखिए, अधातु क्या कह रहा है, अधातु के परमाणु संयोजकता कोष में इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ऋणायन बनाते हैं, ठीक है, पता चल गया। इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर क्या बनाते हैं, तो ऋणायन बनाते हैं। आगे और देखिए क्या कह रहा है, धातु के परमाणु अपने संयोजकता कोष से इलेक्ट्रॉन त्याग करते हैं तथा धनायन बनाते हैं। इलेक्ट्रॉन धातु क्या करता है लोग, कि इलेक्ट्रॉन त्याग करता है लोग और तथा धनायन बनाता है लोग। उसके विपरीत अवस्था में देखिए, विपरीत आवेशित आयन एक दूसरे को आकर्षित करते हैं तथा मजबूत स्थिर वैद्युत बल में बांधकर आयनिक यौगिक बनाते हैं, ठीक है। अब आइए अगला पॉइंट देखते हैं लोग। चलिए आयनिक यौगिक के गुणधर्म, ठीक है। देखिए पहला, ठीक है, पहला देखते हैं लोग। ओ सॉरी रुकिए एक मिनट, ये क्या अंडू हो जाइए, आप आइए। चलिए फर्स्ट वाला देखिए, आयनिक यौगिक के गुणधर्म क्या क्या हैं, तो भौतिक प्रवृत्ति, तो धन एवं ऋण आयनों के बीच मजबूत आकर्षण बल के कारण आयनिक यौगिक ठोस एवं कठोर होते हैं। ये यौगिक सामान्यतः भंगुर, मतलब जैसे भंगुर बताते हैं आगे क्या होता है, होते हैं तथा दाब डालने पर ये टुकड़ों में टूट जाते हैं, ठीक है। भंगुर मतलब एकदम टुकड़ों टुकड़ों में टूट जाना। और ये क्वथनांक एवं गलनांक देखते हैं लोग। अगला पॉइंट क्वथनांक एवं गलनांक, आइए यहाँ पर है, देखिए तो आयनिक यौगिकों का गलनांक एवं क्वथनांक बहुत अधिक होता है, क्योंकि मजबूत अंतर आणविक आकर्षण को तोड़ने के लिए ऊर्जा की पर्याप्त मात्रा की आवश्यकता होती है, ठीक है। तीसरा पॉइंट देखते हैं, विद्युत चालकता भी देख लेते हैं लोग। विद्युत चालकता क्या, देखिए थोड़ा इनको भी थोड़ा अंडरलाइन किया जाए। विद्युत चालकता देखिए, आयनिक यौगिकों के जलीय विलयन में आयन विद्यमान होते हैं। जब विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो यह आयन विपरीत इलेक्ट्रोड की ओर चलने लगते हैं। ठोस अवस्था में आयनिक यौगिक विद्युत चालन नहीं कर सकते, क्योंकि ठोस अवस्था में दृढ़ संरचना के कारण आयन की गति संभव नहीं
नहीं होती, परंतु आयनिक यौगिक की गलित अवस्था में विद्युत का चालन करते हैं। अब थोड़ा इनको ऊपर, एक मिनट, थोड़ा इनको ऊपर ले जाने। गलित अवस्था में विद्युत का चालन करते हैं क्योंकि गलित अवस्था में विपरीत आवेश वाले आयन के बीच स्थिर वैद्युत आकर्षण बल ऊष्मा के प्रभाव से कमजोर हो जाता है, अतः आयन स्वतंत्र रूप में गमन कर सकता है, अतः विद्युत का चालन करते हैं। ठीक है, ये वाला पॉइंट हो गया। आप लोग थोड़ा सा अच्छा से 2-3 बार पढ़िएगा तो आप लोग को बहुत अच्छा समझ में आ जाएगा। चलिए घुलनशीलता देखते हैं। घुलनशीलता क्या है? तो वैद्युत संयोजन यौगिक सामान्यतः जल में घुलनशील तथा केरोसिन, पेट्रोल आदि जैसे विलायकों में अविलय होते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट देखिए, धातु की प्राप्ति। अब धातु की प्राप्ति कहाँ से होती है? तो देखिए मुख्यतः अगर देखा जाए तो पृथ्वी के भू प्रॉपर्टी धातु का मुख्य स्रोत रहा है। ठीक है, देखिए और देखते हैं लोग क्या कि धातु जल में भी सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड आदि कुछ विलयन लवण उपस्थित होते हैं। क्या बोल रहा है कि समुद्र जल में भी सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड आदि कुछ विलयन लवण उपस्थित होते हैं या रहते हैं। ठीक है, फिर अब देखते हैं लोग क्या, तो खनिज क्या है? तो पृथ्वी की भू प्रॉपर्टी में प्राकृतिक रूप में पाए जाने वाले तत्व या यौगिक को खनिज कहते हैं। हो गया, जैसे कोयला, अभ्रक, लोहा, बॉक्साइट, नमक, जिंक या जस्ता और चूना पत्थर। खनिज क्या है पता चल गया। अब देखिए एक चीज़ और थोड़ा देखिए नोट। हमारे भारत में 2 प्रकार के खनिज पाए जाते हैं, धात्विक और अधात्विक। तो थोड़ा देख ही लेते हैं। धात्विक खनिज, जिन खनिज पदार्थ से धातु की प्राप्ति होती है उसे धात्विक खनिज कहते हैं, जैसे कि चांदी, लोहा, सोना। ठीक है, समझिए लोग, आगे चलते हैं लोग। अधात्विक खनिज, अब इनको भी देखते हैं लोग। अधात्विक खनिज, जिन खनिजों से धातु की प्राप्ति नहीं होती है उन्हें अधात्विक खनिज कहते हैं, जैसे कि गंधक, ग्रेफाइट, पोटास इत्यादि। अब आते अयस्क। तो देखिए अयस्क क्या है? दूसरा नंबर पॉइंट खनिज के बाद अयस्क जिस खनिज में धातु अधिक मात्रा में उपस्थित हो तथा उससे धातु को आसानी से एवं कम खर्च में प्राप्त किए जा सके, अयस्क कहलाते हैं। ठीक है, जैसे उदाहरण देख लीजिए अयस्क के, जैसे बॉक्साइट एल्युमिनियम का अयस्क है, गैलेना शीशे का अयस्क होता है। याद रखिएगा, पूछे जाते हैं पेपर में आप लोग को। ठीक है, ये बॉक्साइट, जैसे एल्युमिनियम का अयस्क का नाम क्या है, तो यहाँ से आप लोग याद रखिएगा लोग। अब थोड़ा और देखते हैं लोग क्या नोट में क्या है बाबू। देखिए सभी अयस्क खनिज होते हैं, परंतु सभी खनिज अयस्क नहीं होते। ये वाला पॉइंट याद रखिएगा लोग। अब आइए धातु के निष्कर्षण। देखिए धातु का निष्कर्षण, धातु यौगिक से शुद्ध रूप धातु की प्राप्ति धातु का निष्कर्षण कहलाता है। समझ गए लोग, धातु यौगिक से शुद्ध धातु की प्राप्ति धातु का निष्कर्षण कहलाता है। अभिक्रियाशीलता के आधार पर हम धातु को निम्न 3 वर्गों में वर्गीकृत करते हैं लोग। ठीक है, हम लोग कितने वर्गों में? 3 वर्गों में क्या करते हैं? वर्गीकृत करते हैं। तो देखिए पहला तो निम्न अभिक्रियाशीलता धातु, मध्य अभिक्रियाशीलता धातु और उच्च अभिक्रिया धातु। ठीक है, उच्च अभिक्रियाशील धातु। चलिए अब जैसे देखिए जो सबसे ज़्यादा अभिक्रियाशील करते हैं और जो थोड़ा सा ना ज़्यादा करते ना कम करते, तो मध्य में रखा गया है। और जो उच्च अभिक्रियाशील करते हैं, जो अभिक्रियाशील होते हैं उनको क्या रखा है? उच्च पे रखा गया है। तो ये 3 तरीका से हम लोग क्या किए हैं लोग, धातु के वर्गीकरण किया गया है। देखिए प्रत्येक वर्ग में आने वाले धातुओं को प्राप्त करने के विभिन्न तकनीक का उपयोग किया जाता है। अब जितने भी धातु निकलते हैं तो उनको प्राप्त करने के निम्नलिखित तरीके अपनाई जाती है। ठीक है, आइए देखिए अब यहाँ पर आप लोग को देखिए, जैसे पहला पॉइंट पे कैसे निकाला जाता है। तो सक्रियता श्रेणी में नीचे आने वाले धातु सबसे कम अभिक्रियाशील होते हैं। ये हम लोग ऊपर ही पढ़ के आए लोग होते हैं। ये स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है तथा कुछ धातु अपने योग रूप में पाई जाती है, अपने यौगिक रूप में पाई जाती है, जैसे कि गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनियम, कॉपर स्वतंत्र अवस्था में पाए जाते हैं। कॉपर एवं सिल्वर अपने सल्फाइड अयस्क के रूप में संयुक्त अवस्था में भी पाए जाते हैं। अब आइए दूसरा नंबर पॉइंट देखते हैं लोग। दूसरा पॉइंट क्या है बाबू? सक्रियता श्रेणी में सबसे ऊपर की धातु अधिक क्रियाशील होने के कारण स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाई जाती है। ठीक है, आइए तीसरा पॉइंट देख लेते हैं लोग। चलिए
सक्रियता श्रेणी के मध्य की धातुएं जैसे जिंक हो गया, आयरन हो गया, पीबी हो गया, ईटीसी की सक्रियताशीलता मध्य होती है। यह ऑक्साइड, सल्फाइड या कार्बोनेट के रूप में पाए जाते हैं। अनेक धातुओं के अयस्क ऑक्साइड होते हैं। इसके कारण ऑक्सीजन की अत्यधिक अभिक्रियाशीलता तथा पृथ्वी पर इसका प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। चलिए अब वो वाला जो आप लोग देखिए, तत्वों के उनके अयस्कों के निष्कर्षण की प्राप्ति धातु कर्म कहलाता है। हई वाला थोड़ा सा याद रखिएगा लोग, धातु कर्म हई पेपर में पूछा जाता है, धातु कर्म क्या होते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। तो देखिए धातु कर्म क्या होता है, तो तत्वों के उनके अयस्कों के निष्कर्षण की प्रक्रिया धातु कर्म कहलाता है। ठीक है, पेपर में पूछे जाते हैं धातु कर्म क्या होता है। आइए अब ये देखते हैं लोग, अयस्कों का स्मृतिकरण के चरण। ठीक है, अयस्कों के स्मृतिकरण के चरण क्या क्या है, तो आइए देखते हैं लोग। अयस्कों से शुद्ध धातु का निष्कर्षण कई चरणों में होता है। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग बहुत सारा चीज़ को देखेंगे। तो पहले अयस्कों का स्मृतिकरण, देखिए क्या कह रहा है, पृथ्वी से खनिज अयस्कों में मिट्टी, रेत आदि जैसे कई अशुद्धियाँ होती हैं जिन्हें गैंग कहते हैं। बाबू है बहुत इंपॉर्टेंट है, गैंग किसे कहते हैं, आप लोग को आता है पेपर में। तो पृथ्वी से खनिज अयस्क में मिट्टी, रेत आदि जैसी कई अशुद्धियाँ होती हैं जिन्हें हम गैंग कहते हैं। अयस्कों से गैंग को हटाने के लिए जिन प्रक्रिया का उपयोग होता है वे अयस्क एवं गैंग के भौतिक या रासायनिक गुणधर्मों पर आधारित होती है। इसे पृथक्करण के लिए अनेक तकनीक अपनाई जाती है। जैसे ठीक है, आइए अब यहाँ पर देखते हैं लोग कुछ सक्रियता श्रेणी में नीचे आने वाले धातु का निष्कर्षण। देखिए अब इनका कैसे कैसे निष्कर्षण होता है। जो सक्रियता श्रेणी के नीचे आने वाले, तो कम अभिक्रियाशील होने के कारण इन धातुओं के ऑक्साइडों को मात्र गर्म करने पर ही धातु की प्राप्ति हो जाती है। पहला तो ये हो गया। दूसरा नंबर, अब इसमें देखिए और क्या क्या है। उदाहरण के लिए HGS सिनाबार क्या होता है, तो मरकरी का एक अयस्क है। सिनाबार क्या होता है बाबू, तो मरकरी का एक अयस्क होता है। वायु में गर्म करने पर यह सबसे पहले मर्क्यूरिक ऑक्साइड में बदल जाता है और अधिक गर्म करने पर मर्क्यूरिक ऑक्साइड मरकरी में बदल जाते हैं। ठीक है, चलिए ये आप लोग के लिए, चलिए तीसरा नंबर देखते हैं लोग। सक्रियता श्रेणी में मध्य में स्थित धातु का निष्कर्षण, जो मध्य में आते हैं लोग उनका निष्कर्षण कैसे किया जाता है। तो प्राकृतिक में यह प्रायः सल्फाइड या कार्बोनेट के रूप में पाई जाती है। सल्फाइड या कार्बोनेट की तुलना में धातु को उसके ऑक्साइड से प्राप्त करना अधिक आसान होता है। सल्फाइड को भार्जन द्वारा ऑक्साइड में बदलते हैं तथा कार्बोनेट को निष्पादन द्वारा। अब आप लोग का है भार्जन और निष्पादन, आप लोग को आगे सीखना है कि भार्जन क्या होता है, निष्पादन क्या होता है। ठीक है, अब देखिए और क्या है, उसी में ऑक्साइड में बदलते हैं। इसके बाद कार्बन जैसे उपयुक्त उपचायक का उपयोग कर धातु ऑक्साइड से धातु को प्राप्त किया जाता है। जिंक के निष्कर्षण के समय निम्नलिखित रासायनिक अभिक्रिया होती है। आइए जैसे ए नंबर देखते लोग। अब वहाँ पे भार्जन के देखिए लोग, भार्जन क्या होता है। तो सल्फाइड अयस्कों को वायु की उपस्थिति में गलनांक बिंदु से निम्न ताप पर गर्म करने पर यह ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाती है। इस प्रक्रिया को भार्जन कहते हैं। हो गया, आता है पेपर में, याद रखिएगा लोग। अब वो जो ऊपर लिखे हो लोग उसी का यहाँ पर क्या है बाबू, तो 3O2 यहाँ पर, वेट ये आप लोग के लिए हम थोड़ा सा कर दें। H2SO2 ZNO, ठीक है, ये 3O2 ZNS, ठीक है। चलिए अब आइए निष्पादन, वहाँ पे देखे थे लोग, हम बोले थे निष्पादन अभी सीखा जाएगा। तो देखिए वायु की अनुपस्थिति में सांद्रित अयस्क को उसके गलनांक से नीचे परंतु उच्च ताप पर गर्म करके ऑक्साइड में परिवर्तन करने का प्रक्रम निष्पादन कहलाता है। निष्पादन समझ गए लोग। अभी ऊपर भार्जन भी हो गया, जो चीज़ ऊपर अभी बोले हैं लोग वही चीज़ यहाँ पे है आप लोग को। अब देखिए C2O, ठीक है, ZnCO3 हो गया। अब आइए उपचयन देख लेते हैं लोग। तीसरा नंबर में उपचयन क्या होता है। देखिए कार्बन जैसे उपयुक्त उपचायक का उपयोग कर भार्जन या निष्पादन से प्राप्त धातु ऑक्साइडों से धातु प्राप्त की जाती है। उदाहरण के लिए जब हम जिंक को कार्बन के साथ गरम किया जाता है तो यह जिंक धातु में उपचयित हो जाता है।
ठीक है, निष्पाद उपचयन भी देख ले लो। अब वो जो देखिए ये जो है, जो आप लोग ऊपर लिखे लोग, उसका ये समीकरण है, ठीक है ये। चलिए अब आगे चलते हैं लोग। देखिए अब नोट यहाँ पे, धातु के निष्कर्षण में विस्थापन अभिक्रिया अत्यधिक ऊष्माक्षेपी होती है। इसमें उत्सर्जित ऊष्मा की मात्रा इतनी अधिक होती है कि धातु गलित अवस्था में प्राप्त होती है। आयरन ऑक्साइड के साथ एल्युमिनियम की अभिक्रियाशीलता का उपयोग कर रेल की पटरी एवं मशीनी पुर्जों की दरारों को जोड़ने के लिए किया जाता है। इस अभिक्रिया को थर्मिट अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। पटरी वटरी के कल पुर्जों की जोड़ के लिए, टूटी फूटी की मरम्मत करने के लिए हम लोग इसका उपयोग करते हैं लोग, जिसको क्या बोलते हैं, थर्मिट अभिक्रिया कहते हैं लोग, ठीक है। अब ये देखिए 4 नंबर पॉइंट में देखिए क्या है कि सक्रियता श्रेणी में सबसे ऊपर स्थित धातु का निष्कर्षण कैसे होता है, जो सबसे ज़्यादा सक्रियताशील होता है लोग। तो देखिए इन धातुओं को विद्युत अपघटनीय उपचयन विधि द्वारा प्राप्त किया जाता है। उदाहरण के लिए यहाँ पे देखिए लोग कैसे, देखिए सोडियम, मैग्नीशियम एवं कैल्शियम को उनके गलित क्लोराइडों के विद्युत अपघटन से प्राप्त किया जाता है। कैथोड ऋण आयन इलेक्ट्रोड पर धातु निष्पेक्षित हो जाती है तथा एनोड पर क्लोरीन मुक्त होती है। हाई ब्रैकेट वाला भी आप लोग याद रखिए, धन आयन होता है इलेक्ट्रोड पे, कौन सा आवेशित होता है। अब चलिए अभिक्रिया के प्रकार। अब ये देखिए कैथोड पर क्या क्या होता है, एनोड पर क्या क्या होता है। आइए धातुओं का परिष्करण, चलिए देखते हैं लोग थोड़ा सा इनको और ऊपर 5वां पॉइंट। चलिए, यह अपचयन के पश्चात प्राप्त धातुओं के शुद्धिकरण की प्रक्रिया होता है। परिष्करण क्या होता है बाबू, रिफाइनिंग क्या होता है, तो ये धातुओं को शुद्धिकरण की प्रक्रिया होती है। अब देखिए इसके क्या क्या है, पढ़ते हैं लोग इसको। देखिए परिष्करण के लिए अनेक विधियां प्रयोग में ली जाती है, परंतु सबसे सामान्यतः विद्युत अपघटनीय परिष्करण है। कॉपर, टीन, निकेल, सिल्वर, गोल्ड आदि अनेक धातुओं का परिष्करण विद्युत अपघटन द्वारा किया जाता है। आइए ये भी देखते हैं लोग, विद्युत अपघटनीय परिकरण। अब देखिए क्या है, जैसे कॉपर, जिंक, टीन, निकेल, सिल्वर, गोल्ड आदि अनेक धातुओं का परिष्करण विद्युत अपघटन द्वारा किया जाता है। दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है, इस प्रकरण में अशुद्ध धातुओं को एनोड तथा शुद्ध धातुओं की पतली परत को कैथोड बनाया जाता है। चलिए तीसरा पॉइंट देखते हैं लोग, धातु के लवण विलयन का उपयोग विद्युत अपघटन के रूप में होता है। धातु के लवण विलयन का उपयोग विद्युत अपघटन के रूप में होता है। चलिए विद्युत, अब यहाँ पे और देखते हैं, अगर ये पॉइंट और देखते हैं लोग, विद्युत प्रवाह करने के बाद एनोड में अशुद्ध धातु विद्युत अपघटन में घुल जाता है तथा उतना ही मात्रा में शुद्ध कॉपर विद्युत अपघटन से कैथोड पर निक्षेपित हो जाता है। अविलय अशुद्धियाँ एनोड तली में निक्षेपित हो जाती है, जिसे एनोड पंप बाबू, एनोड पंप कहते हैं, ठीक है। चलिए अब धातु का, जब कोई धातु वातावरण में उपस्थित ऑक्सीजन अम्ल आर्द्रता के संपर्क में आने पर सतह की धातु का क्षय संक्षारण कहलाता है और यह ऑक्सीकरण प्रक्रम है, ठीक है। दूसरा पॉइंट देखिए क्या, कि लोहे पर जंग लगना, चांदी का रंग बदलना, कांसा तथा तांबे पर हरी परत का निर्माण आदि संरक्षण के कुछ उदाहरण है। अब देखिए और देखते हैं लोग, लोहे का, थोड़ा सा इनको 1 मिनट, इनका कलर चेंज करते हैं लोग। चलिए लोहे का संक्षारण, मतलब लोहे को कैसे संक्षारण, तो लंबे समय तक आर्द्रता में वायु में रहने पर लोहे पर भूरे रंग के पदार्थ की परत चढ़ जाती है, जिसे 1 मिनट इनको हाँ देखिए, वायु में रहने पर लोहे पर भूरे रंग के पदार्थ की परत चढ़ जाती है, जिसे जंग कहते हैं, ठीक है। आप लोग देखे होंगे लोहा वहाँ पे क्या होता है, जंग लग जाता है। याद रखिएगा लोग, लोहे पे जंग लगने से उसका वजन बढ़ जाता है, ठीक है। पेपर में पूछता है कि लोहे पे जंग लगने से क्या होता है, तो उसका वजन जो होता है बढ़ जाता है, ठीक है। आइए आगे देखते हैं लोग। देखिए और कॉपर का संक्षारण, कॉपर वायु में उपस्थित आर्द्र CO2 से
अभिक्रिया के कारण अपनी भूरे रंग की चमक धीरे धीरे खो देता है तथा इस पर क्षारीय कॉपर कार्बोनेट की हरे रंग की परत चढ़ जाती है। ठीक है, तो कॉपर का भी देख लिए लोग। आगे और देखते हैं लोग। अब देखिए सिल्वर का भी देखते हैं लोग, सिल्वर पे कैसे जंग लगता है। तो देखिए एक मिनट, चलिए सिल्वर का संक्षारण, तो खुली वायु में कुछ दिन छोड़ देने पर सिल्वर की वस्तुएं काली हो जाती है। ऐसा सिल्वर का वायु में उपस्थित सल्फर के साथ अभिक्रिया करके सिल्वर सल्फाइड की परत बनाने के कारण होता है। ठीक है, ये सब पॉइंट जरूर याद रखिएगा लोग। सिल्वर का संक्षारण सिल्वर सल्फाइड की वजह से होता है, ये सब आप लोग को याद होना चाहिए। अब इससे सुरक्षा कैसे किया जाए, ठीक है, तो आप लोग जानते हो लोग, धातु पर पेंट करके, तेल ग्रीस लगाकर, क्रोमियम लेपन करके, एनोडीकरण या मिश्र धातु बनाकर संक्षारण को रोका या धीमा किया जा सकता है। ठीक है, अब आइए यसद लेपन देखते हैं लोग। ठीक है, ये यसद लेपन क्या होता है, तो लोहे एवं इस्पात को जंग से सुरक्षित रखने के लिए उन पर जस्ता की पतली परत चढ़ाना यसद लेपन कहलाता है। अब देखो, इस प्रक्रिया में वस्तु को द्रवित जिंक में डुबोकर किया जाता है। ठीक है, अब आइए मिश्र धातु का भी देखते हैं लोग। मिश्र धातु तो क्या बोल रहा है मिश्र धातु को, तो देखिए 2 या 2 से अधिक धातुओं के समांगी मिश्रण को मिश्र धातु कहते हैं। चलिए, इसे बनाने के लिए पहले मूलतः धातु को गलाया जाता है एवं बाद वाले दूसरे तत्वों को एक निश्चित अनुपात में इसमें मिलाया जाता है, फिर इसे कमरे के ताप पर ठंडा किया जाता है। ठीक है, और देखिए यदि कोई एक धातु पारद है तो इसके मिश्र धातु को अमलगम कहते हैं। चलिए हम आगे अमलगम के बारे में बता देते हैं लोग। कहते हैं शुद्ध धातु की अपेक्षा उसके मिश्र धातु की विद्युत चालकता तथा गलनांक कम होता है। ठीक है, उदाहरण के लिए आइए देख लीजिए। उदाहरण के लिए क्या बाबू, तो जैसे कि सोल्डर या सीसा और टीन का मिश्र धातु है जिसका गलनांक बहुत कम होता है और इसका उपयोग विद्युत तारों को परस्पर वेल्डिंग के लिए किया जाता है, जो चिपकाने उपकाने के लिए किया जाता है। चलिए अब थोड़ा अमलगम के बारे में बता दें आप लोग को। ठीक है, तो देखिए बाबू अमलगम, जैसे अगर आप क्या करते हैं, अगर आप चांदी के परत चाहे सोने के परत पर मरकरी को मिलाते हैं ना, तो क्या करेगा, तो मरकरी क्या होगा, चांदी या सोने को अपने में पूरा का पूरा क्या करेगा, समाहित कर लेगा, पूरा मिला देगा वो। ठीक है, पूरा मिला लेगा, तो उसी को क्या बोलते हैं बाबू, अमलगम बोलते हैं। जैसे डेंटिस्ट लोग होते हैं लोग, दांत वाले डॉक्टर, तो दांत में जैसे बहुत सारे लोग सोना या चांदी भरवाता है लोग, तो क्या होता है कि अगर सोने के मान लीजिए पतले परत पे अगर पारा के साथ अभिक्रिया करवाया जाता है तो वह सोने का अमलगम कहलाता है। ठीक है, चाहे चांदी के पतले परत पे अगर मरकरी के साथ अभिक्रिया करवाया जाता है तो क्या होता है, मरकरी पूरा का पूरा क्या होता है, चांदी को अपने अंदर समेट लेता है, तो वो किसका अमलगम कहलाता है, तो चांदी का वो अमलगम कहलाता है, जिसको दांत में भरने में भी काम आता है। ठीक है, तो आज के वीडियो में ख़त्म हो गया ये मेरा मेटल नॉन मेटल। ठीक है, अगला चैप्टर अगले वीडियो में पढ़ा जाएगा। जब के लिए बाय।